Hi everyone, how is everything for you? Hope you are all just fine. This is SP Adarshi, and in this video lecture I am going to discuss an interesting story, that is the artist. I will explain it in Hindi. तो चलिए बच्चों, आप तमाम 12th क्लास के स्टूडेंट के लिए यह वीडियो लेक्चर है। उन्हीं को ध्यान में रखकर तैयार किया गया है। द आर्टिस्ट, ये बहुत ही एक इम्पोर्टेंट और इंटरेस्टिंग स्टोरी है, शॉर्ट स्टोरी है बल्कि। तो आज हम लोग इसी की चर्चा करेंगे और पूरी बातों को, जो हमारे एग्ज़ाम से संबंधित जो क्वेश्चन बनेंगे, उस चीज़ों को भी हम लोग पूरे इसमें समाहित करने की कोशिश करेंगे। चलिए आज हम लोग इस स्टोरी की शुरुआत करते हैं, द आर्टिस्ट, कलाकार। तो सबसे पहले आप जान लो बच्चों कि यह बहुत ही रोचक और एक मनोवैज्ञानिक पहलू को की ओर व्याख्या करने वाली एक स्टोरी है, एक शॉर्ट स्टोरी है, लघु कथा है, जिसे लिखा है शिगा नायोया ने। एक जापान के राइटर हैं। तो सबसे पहले इस स्टोरी की व्याख्या करने से पहले मैं इस जापानीज राइटर यानी इसके लेखक के बारे में मैं थोड़ी संक्षिप्त जानकारी दे देना चाहता हूँ, क्योंकि बच्चों तुम्हारे एग्जाम में राइटर से संबंधित जानकारियां भी, उससे संबंधित क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं। ऐसा देखा गया है। आप प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन देखोगे तो निश्चित रूप से आप पाओगे कि राइटर से संबंधित क्वेश्चन भी पूछे गए हैं। तो सबसे पहले हम राइटर के बारे में, और राइटर के बारे में हमें हर चीज़ तो जानना नहीं है, लेकिन जो मुख्य बातें हैं, तो मुख्य बातों को जानना बहुत जरूरी हो जाता है। अब वो मुख्य बातें क्या हो सकती है, तो आप कुछ बातों को ध्यान रखो। वो बातें हैं, सबसे पहले अक्सर लोग कहते हैं जन्म मरण, यानी कि उनका बर्थ एंड डेथ, वो सब नहीं ध्यान रखना है, आज तक नहीं पूछा है। उन्हें कौन सा पुरस्कार मिला है, पहली बात, किस ईस्वी में मिला है, उन्हें किस अन्य नाम से जाना जाता है, ये सारी बातें याद रखनी है। जैसे किसी को जन कवि कहा जाता है, पीपुल्स पोएट कहा जाता है, तो ये सारी बातें हैं जो कभी कभी पूछा जाता है कि किन्हें कहा जाता है। तो लेखक, कवि से रिलेटेड, जो राइटर और जो पोएट हैं, उनसे रिलेटेड हम यही बात देखेंगे। तो चलिए हम लोग सबसे पहले संक्षिप्त जानकारी ले लेते हैं शिगा नायोया के बारे में। शिगा नायोया 1883 में जन्म हुआ था। 1971 ईस्वी में इनका देहांत हो गया, इनकी मृत्यु हो गई। चलिए, आपके इस कहानी में शिगा नायोया से संबंधित कोई ऐसी विशेष जानकारियां नहीं है। सिर्फ ये है कि एक जापान के बहुत ही अपने समय के बहुत ही प्रख्यात या विख्यात राइटर थे, और जो लघु कथा लिखते थे, और अपनी लघु कथा के जरिए अपने देश की परंपरा, संस्कृति और वहाँ के लोगों की मनोदशा, यानी कि जो मनोवैज्ञानिक पहलू है, उस चीज़ को वे दिखाया करते थे अपनी लेखनी के जरिए। यानी अपनी जितनी भी तमाम तरह की जो इनका की लेखनी है, जो भी लिखते थे ये, उनमें मनोवैज्ञानिक पहलू रहता था, अपने देश की संस्कृति के बारे में रहता था, और वहाँ की सभ्यता के बारे में रहता था। बस ये इनकी इतनी ही जानकारियाँ हैं फिलहाल। हाँ, इस जो हम लोग पढ़ेंगे, इस चीज़ को, जो आर्टिस्ट को पढ़ेंगे, तो उस आर्टिस्ट में इन्होंने क्या संदेश देना चाहा है, इस चीज़ को हम लोग देखेंगे जब हम स्टोरी खत्म कर लेंगे, तो बाद में हम इससे संबंधित देखेंगे कि आखिर इन्होंने इस स्टोरी के जरिए, इस कहानी के जरिए इन्होंने क्या संदेश देना चाहा है। चलो बच्चों, तो हम लोग समय बर्बाद ना करते हुए हम लोग चलते हैं सीधे स्टोरी पर। तो आज की जो हमारी ये कहानी है, द आर्टिस्ट, मैंने इस तरह से तैयार किया है
पूरी सरलता और पूरे ही बातों को हर एक बातों को मैंने समावेश किया है इसमें, हर पहलू पर ध्यान दिया है। यानी जिसको आप कह सकते हो गागर में सागर। तो ये चीज़ है, क्योंकि लाइन बाय लाइन पढ़ करके उसकी हिंदी करना ये बहुत बड़ा वीडियो लेक्चर हो जाएगा, तो ये संभव है नहीं फिलहाल। इसलिए मैंने एक ऐसी कोशिश की है और एक ऐसा तैयार किया है जिससे कि आपकी परीक्षा में पूछे जाने वाले तमाम तरह के क्वेश्चन उसमें आ जाएंगे। उसके लिए आपको ज़्यादा चिंता करने की बात नहीं है, ज़्यादा सोचने की बात नहीं है। तो जब हम लोग इसको ख़त्म करेंगे तो फिर हम लोग क्वेश्चन आंसर भी देखेंगे। पहले हम लोग देखते हैं स्टोरी आखिर क्या है। चलिए, तो ये सी गाना है, इसके लेखक है द आर्टिस्ट के। इसमें कौन कौन से कैरेक्टर हैं, इसके कैरेक्टर मैंने किन किन लोगों ने इसमें रोल प्ले किया है, किन किन का रोल है इसमें। तो सबसे पहले ये कैरेक्टर लिस्ट है, और कैरेक्टर लिस्ट में ज़्यादा लोगों का लिस्ट नहीं है, ज़्यादा लोगों का इसमें रोल है नहीं, सिर्फ एक आदमी है, सिर्फ एक ही कैरेक्टर है, वो है सेवे या सिवे। बस याद रखना, सेवे या सिवे। और पूरी यह कहानी उसी के इर्द गिर्द घूमती है। चलिए, तो यह नाम याद हो गया, सिवे या सेवे, दोनों में से कुछ भी आप पढ़ सकते हो। तो अब मैं सिवे के बारे में थोड़ी सी जानकारी दे दूं। तो सिवे एक जापान का रहने वाला लड़का है जिसकी उम्र 12 वर्ष है, और उसका अपना एक विचित्र शौक है। वह विचित्र शौक क्या है? तो गॉड संग्रह करना। गॉड बोले तो GOURD, गॉड मतलब लौकी, तुम्बा, कुंभर या सिसकोहरा। कई तरह के नामों से यह जाना जाता है। यह गॉड, लौकी कह लो, तुम्बा कह लो या तुम्बी, सिसकोहरा कह लो या कुंभर कह लो, अलग अलग जगहों पे अलग अलग नाम से यह जाना जाता है। तो समझ गए ये किस प्रजाति के हैं। तो जैसे कद्दू की प्रजाति एक लताओं में ये आता है, या नेनुआ की प्रजाति का है ये, तो बड़ा बड़ा होता है, जो छपड़ों पर अक्सर पाया जाता है, या इसके एक सहारा की जरूरत होती है जहाँ लटका होता है कद्दू की तरह, उसी को सिसकोड़ा या गॉड कहा जाता है। चलिए, इससे आप लोग बिल्कुल अब अवगत हो गए, इन बातों की पूरी जानकारी होगी कि गॉड होता है क्या, GOURD। चलिए, तो इस सिवाय का अपना कौन सा एक शौक है? तो गॉड संग्रह करना का एक विचित्र शौक हो गया। चलिए, अब गॉड संग्रह करने का मतलब ये हो गया कि गॉड को यूं ही संग्रह करके तो रखता नहीं होगा। तो गॉड जब संग्रह वह करता था तो उस पर वह तरह तरह के कार्य भी करता था। उसका एक जुनून था गॉड संग्रह करना, वह उसके पीछे पागल था, ऐसा समझ लो। तो यह एक विचित्र प्रकार का शौक था, और वही उसी चीज में वह लगा रहता था। ना उसे खेलने में मन लगता था, ना ही उसे पढ़ाई में मन लगता था, या अन्य जो भी क्रियाकलाप हैं, ऐसे किसी भी क्रियाकलाप में उन्हें मन नहीं लगता है सिवाय गॉड संग्रह करने का और उस पर कार्य करने का। यहाँ तक बातें हो गई पूरी। अब हम एक एक पॉइंट की बिंदुवार चर्चा करेंगे। मैंने सारे पॉइंट्स लिख रखे हैं, और एक एक पॉइंट्स की हम लोग बिंदुवार चर्चा करेंगे, और बिल्कुल आप लोग सहजता के साथ समझ में आप लोगों को आ जाएगी पूरी बात। तो चलिए, पहला मैंने पॉइंट लिखा है प्रिपेयरिंग अ गॉड, गॉड तैयार करना। तो जब वह गॉड लाता था तो क्या करता था? तो जब वह गॉड लाता था तो मैंने कहा उस पर कुछ कार्य करता था। वह कार्य क्या करता था? उससे घर लाता था, उसके टॉप पे यानी कि ऊपरी हिस्से पर वह छिद्र करता था, एक होल करता था, होल, और उस छिद्र करने के बाद उसमें से सारे बीज को निकाल लेता था, और बीज निकालने के पश्चात उसमें वह कुछ लिक्विड डालता था, कुछ द्रव पदार्थ डालता था, जैसे चाय पत्ती से बना द्रव पदार्थ या कुछ शराब, ऐसी चीज़ों को क्यों डालता था? ताकि उसकी गंध खत्म हो जाए, दुर्गंध को दूर करने के लिए वह इस तरह की चीज़ें करता था। और ये सारा करने के बाद वह उस गॉड को धूप में दे देता था, लटका देता था कहीं सूखने के लिए। जब वो थोड़ा सूख जाता था तो वह फिर उस पर तरह तरह के आकृति देता था, नया नया रूप प्रदान करता था, उसको और भी सुंदर बनाता था। यही उसका मुख्य काम था, गॉड एकत्रित करने का या संग्रह करने का।
और भी मैं बता दूं इससे संबंधित, शिवय से संबंधित और भी जानकारियां कुछ, कि शिवय उन तमाम जगहों को भी जानता था जहां यह गॉड मिलता था। गॉड जहां भी मिलता था, चाहे जिस स्थान पे, जिस शहर में, तो उन तमाम शहरों के जगहों से यह अवगत हो चुका था कि कहाँ कहाँ अच्छा गॉड मिल रहा है, क्योंकि इन्हें अच्छे गॉड की तलाश थी, अच्छे गॉड की ही जरूरत थी। सुडौल और सुंदर, बेढंगे और बेडौल, या जो अच्छा नहीं हो, टेढ़े मेढ़े गॉड को बिल्कुल नहीं पसंद करता था या उससे संग्रह भी लाता भी नहीं था। तो उन तमाम जगहों के बारे में भी जानता था। यह रहता कहाँ था इसके बारे में भी जान लो, आपके टेक्स्ट बुक में दे रखा है। तो मैं आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को टारगेट करने के लिए मैं ये चीज़ बता रहा हूँ कि वह एक हार्वर्ड टाउन में रहता था। हार्वर्ड टाउन का मतलब हो गया कि बंदरगाह वाली जगह। तो उस जगह को आने जाने में मात्र 20 मिनट लगते थे। तो कोई बहुत बड़ा जगह, कोई बहुत बड़ा स्थान नहीं था। उसको एक छोर से दूसरे छोर तक आने जाने में मात्र 20 मिनट समय लगते थे। तो लेकिन शहर ही था, वो शहर का रूप ही था, एक अर्बन एरिया था, तो वहीं वह रहता था। तो हार्वर्ड टाउन याद रखना आप, हार्वर्ड टाउन में वह रहता था। और एक छोर से दूसरे छोर जाने में कितना वक्त लगता था? तो मात्र 20 मिनट्स। चलिए, यहाँ तक इतनी जानकारियाँ हो गई। अब हम लोग और मुख्य बिंदु पर चलिए, अब नेक्स्ट हमारा पॉइंट है द बेकिंग गॉड। बेकिंग गॉड, ये बेकिंग जो होता है ना, बेकिंग गॉड, बेकिंग एक प्रकार की प्रजाति है। जैसे गॉड की प्रजाति है, जैसे केले की बहुत सारी प्रजातियां हैं, अलग अलग नामों से हम लोग जानते हैं, अलग अलग प्रकार के होते हैं, अलग अलग स्वादिष्ट केले होते हैं, अलग अलग आकार का होता है। जैसे हम लोग आम के बारे में भी जानते हैं, अलग अलग आम प्रकार के आम होते हैं। कोई गुलाब खास हो गया, कोई मालदा हो गया, कोई मुंबईया हो गया, कोई कलकतिया हो गया, कोई बिज्जू हो गया। इस तरह के तमाम तरह के जो आम है, उसमें जो श्रेष्ठ आम है, जो उसकी जाति प्रजाति है, तो उसी प्रकार से बेकिंग भी गॉड की एक जाति प्रजाति है। और यह अच्छे क्वालिटी का है, अच्छा दिखता है, सुडौल दिखता है, सुंदर दिखता है। तो कहीं पे इसकी प्रदर्शनी लगी थी। इसकी चर्चा क्यों आ पड़ी? तो इसकी कहीं प्रदर्शनी लगी थी, किसी जगह मेले लगे थे, उस मेले में इसका प्रदर्शन किया गया था। तो जब वह घर पे था, शिवय घर पे था, तो उसके पिताजी, शिवय के पिताजी का एक मित्र घर पे आया था। और चूंकि वह अपने काम में लगा हुआ था, उस समय गॉड पे कोई कार्य कर रहा था, तो उस चीज को देखकर वो लोग चर्चा करने लगे, उसके पिताजी और उनका मित्र, कि नहीं, वो बेकिंग गॉड बहुत ही अच्छा था, जो प्रदर्शनी में दिखाया गया था उससे बढ़िया मैंने समझता हूँ कि ये तमाम गॉड्स हैं, और तुम ये सारे क्या बेढंगे और बेकार के गॉड इकट्ठे कर रखे हो, इससे क्या तुम्हें तो होने वाला नहीं है कुछ। तो चूंकि ये बात उन्हें चुभ गई, और जाहिर सी बात है, कोई काम करे और उसके काम की तारीफ ना करके और उसकी बुराई की जाए, तो किसी को भी दुख हो सकता है। तो ऐसा ही उन्हें भी लगा जब उनके पिताजी ने और उसके मित्र ने उस बेकिंग गॉड की चर्चा की, उसकी प्रशंसा की, और उसने जो गॉड संग्रह कर रखा था उसकी बुराई की। तो ये बात उन्हें चुभ गई, और तपाक से उन्होंने जवाब भी दे डाला, मुंह लगे कि नहीं, ये गॉड, वो बेकिंग गॉड बेकार था, बिल्कुल वो बेडौल था, बेढंगा था, बेकार था, कैसे आप लोगों को पसंद आ गया। तो ये बात उनके पिता को और उसके मित्र को भी अच्छी नहीं लगी, और इस वजह से उन्हें डांट भी खानी पड़ी, डांट सुननी पड़ी। तो चलिए, यहाँ तक की बातें हो गई। मुझे बेकिंग गॉड की परिचय करवाना था, इसलिए मैंने इसकी चर्चा की, क्योंकि टेक्स्ट बुक में भी दे रखा है ये आया कहाँ से, क्योंकि क्वेश्चन जब आएगा तो कहोगे बेकिंग गॉड पे क्या होता है, इसलिए मैंने इसकी चर्चा की। चलिए, नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, ही फाइंड्स अ गॉड ऑफ हिज चॉइस। ही फाइंड्स अ गॉड ऑफ हिज चॉइस, उन्हें अपने पसंद का गॉड मिल गया। अब क्या होता है, एक दिन की वह मार्केट में कहीं टहल रहा होता है, तो एक ऐसी बूढ़ी औरत पर उनकी नजर पड़ती है जो सब्जियों के साथ गॉड भी बेच रही होती है। अब वह वहां जाकर, जब उसकी नजर पड़ती है वहां, तो वहां जाकर उस बूढ़ी औरत से गॉड के बारे में पूछता है, भाव बट्टा करता है। तो उस बूढ़ी औरत ने कहा, चूंकि वह पसंद आ जाता है गॉड, तो बूढ़ी औरत ने कहा कि चलो तुम बच्चे हो, मैं तुम्हें 10 सेन में दे दूंगी।
तो वह एग्री हो जाता है। और उस समय चूंकि उसके पास पैसे नहीं रहते हैं, तो उसने कहा उस बूढ़ी औरत से कि आप इससे रखिए, मैं घर से पैसे लेके आ रहा हूँ, तब तक रखिए आप इससे। तो वह दौड़ा दौड़ा घर जाता है और पैसे लेके आता है और उसे खरीद कर फिर घर लेके चला जाता है। और घर ले जाकर फिर वही कार्य जो रूटीनबद्ध तरीके से वो करता रहता है, अन्य दिनों की भांति उस पर कुछ कार्य करना। तो वही उस पर कुछ कार्य किया उन्होंने। और अगले दिन चूंकि जब स्कूल जाता रहता, स्कूल जाने को रहता है, जब स्कूल जाने लगता है तो उस गॉड को भी ले लेता है अपने साथ, और गॉड को लेकर वो स्कूल भी चला जाता है। और स्कूल में क्लासरूम में उस गॉड पर अपना कार्य में तल्लीन हो जाता है, उसी पर कुछ कार्य करने में तल्लीन हो जाता है, उस पर चित्रकारी करने में तल्लीन हो जाता है। और फिर कुछ देर के बाद टीचर की कक्षा शुरू होती है, पढ़ाई शुरू होती है। जब पढ़ाने लगते हैं, और वे इथिक्स के टीचर होते हैं, यानी नीति शास्त्र के टीचर, जिनके क्लास में अनुशासन का पालन करना बहुत अनिवार्य हो जाता है। और जब वो पढ़ा रहे होते हैं तो उनकी पढ़ाई की ओर सीबीआई का बिल्कुल ध्यान नहीं होता है, उनका ध्यान बिल्कुल किस पर रहता है, तो गॉड पर कार्य करने में वह तल्लीन रहता है। किसी और बात का उन्हें फिक्र नहीं रहती है, और न ही उन्हें कोई ख्याल इस बात का है। तो अचानक से जब वो अपने कार्यों में तल्लीन रहता है, लगा हुआ रहता है, तो शिक्षक की नज़र उस पर पड़ती है, सीबीआई पर, कि भाई ये कोई और कार्य कर रहा है, पढ़ाई पर ध्यान नहीं दे रहा। तो शिक्षक को ये बात बहुत बुरी लगती है और वे गुस्से में आ जाते हैं, काफ़ी आपे से बाहर हो जाते हैं। और उन्हें बुलाकर, सीबीआई को बुलाकर काफ़ी भला बुरा उन्होंने कहा। उस समय कक्षा में ही सबके सामने काफ़ी कड़ी कोटी सुनाई, और उतना ही नहीं, दंडित भी किया, मरा पिटा भी। और सबसे बड़ी बात कि वो जो गॉड जिस पर उन्होंने कई दिनों से वह कार्य कर रहा था, उस पर मेहनत कर रहे थे, उसको टीचर महोदय ने, शिक्षक ने जब्त कर लिया। और उस गॉड को जब्त करके स्कूल के जो आदेशपाल थे, जो अटेंडेंट थे, उसे उन्होंने दे दिया। इसलिए मैंने लिखा पॉइंट, द गॉड कॉजेज ट्रबल, यानी वह जो गॉड है जो स्कूल लेके चला गया था, वो उसके लिए मुसीबत बन गया, उसके लिए गला का घेग कहते हैं, घेगा, वो बन गया उसके लिए। तो ये मुसीबत खड़ी हो गई उसके लिए, तो मार भी खाया, पिटाई भी लगी, और उस जब्त भी कर लिया गया, और उस आदेशपाल को, अटेंडेंट को शिक्षक ने दे दिया। और फिर वो आदेशपाल उस गॉड को अनमनस्क ढंग से, बेमन, कोई गंभीरता नहीं दिखाते हुए लेके घर चला गया, कोई उसका महत्व न समझते हुए लेके चला गया। उन्हें तो एक तुच्छ चीज सी लगी। चलो बच्चों, यहाँ तक तो ये बात हो गई। अब अगले दिन क्या होता है कि वही शिक्षक जो इथिक्स टीचर थे, वही शिक्षक सीबीआई के घर आते हैं। किस बात को लेकर? उन्हें कोई निमंत्रण खाने को नहीं मिलता है, ऐसी बात नहीं है, न कोई न्योता मिलता है, बल्कि वह शिकायत को लेकर शिकायत करने आते हैं इसके घर, सीबीआई के घर। और जब इसके घर आते हैं शिक्षक महोदय, तो उस समय घर पर उनकी माँ रहती है, पिताजी उसके रहते नहीं हैं, पिताजी कहीं अन्य जगह काम करते हैं, वहाँ पे ड्यूटी पे होंगे। और आपके बुक में दे रखा है कि वो एक बढ़ई की दुकान पर काम करते हैं, उसके पिताजी, यानी सीबीआई के पिताजी बढ़ई की दुकान पर काम करते हैं। तो अभी वे उनके पिताजी बढ़ई की दुकान पर काम कर रहे हैं, उनकी माँ वहाँ उस समय थी। तो शिक्षक ने उनके माँ से कड़े शब्दों में उनसे शिकायत की, और बड़े ही कड़ी कोटी सुनाई, हर तरह की शिकायतें की उन्होंने कि आप लोगों ने इसको बिगाड़ दिया है, बिल्कुल इसका आप केयर नहीं करते हैं, यह लड़का स्त्रीयोचित कार्यों में लगा हुआ है, अर्थात स्त्री जैसे कार्यों में लगा हुआ है, तो पता नहीं कैसी आदत लग गई है। तो इस तरह की तमाम चीज़ें हैं जो शिक्षक महोदय ने उनकी माँ को कही। तो कहकर और वे चले गए। लेकिन जब वे शिकायत कर रहे थे शिक्षक, तो सीबीआई भी उसी घर पे ही था, और कहीं पे जब शिक्षक को आते देखा तो वो किसी कोना में जाके खड़ा हो गया।
और चूंकि उसके घर में कई जगह पे वह गॉड लटके हुए थे, चूंकि कई गॉड संग्रह, उसका शौक ही था गॉड संग्रह करने का, तो हर जगह घर में देखा कि यहाँ भी गॉड लटका हुआ है। तो शिक्षक को और भी ये बात बुरी लगी कि वह कैसा माता पिता है, लगता है बिगाड़ कर रख दिया है। तो हालांकि ये बात जो है, वो जो गॉड लटका हुआ था उस ओर शिक्षक का ध्यान गया नहीं, और शिवे इसीलिए झेप रहा था, डर रहा था कि कहीं शिक्षक का ध्यान इधर ना जाए। तो इसलिए वह काफी झेप रहा था और डरा सा था, सहमा सा था कि हे भगवान कहीं शिक्षक की नजर न गॉड अन्य गॉड पर चला जाए, नहीं तो और ये आग बबूले हो जाएंगे, आपे से बाहर हो जाएंगे। तो चलिए ऐसा हुआ, गुड लक की शिक्षक का ध्यान उस ओर गया नहीं, बेचारा बाल बाल बच गया। और शिक्षक ने शिकायत की कड़ी भाषाओं में उनकी माँ से, और वे चले गए वापस। अब यहाँ शिक्षक के जाने के पश्चात तो उसके पिताजी का आगमन होता है, वे घर पे आते हैं ड्यूटी से लंच के लिए। तो उस समय जो शिक्षक महोदय ने जो भी शिकायतें की इनकी माँ से, तो उन्हें काफ़ी बुरी लगी, उनका चेहरा उतरा हुआ था, उदास थी और खुद से ही बुदबुदा रही थी। तो उसके पिताजी ने जब देखा तो उसका कारण पूछा, तो पूरी कहानी यानी पूरी बात बता दी इन्होंने, पूरी वजह बता दी इन्होंने कि उनकी नाराजगी का क्या कारण है। तो चूंकि कहा जाता है कि भूखा सो रूखा, यानी कि हंग्री मैन इज एन एंग्री मैन, ऐसी कहावत है कि जब भूख लगी रहती है किसी को तो उसमें छोटी सी बातों पे भी बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है। तो चूंकि ड्यूटी से आए ही थे घर पे और उन्हें अचानक से शिकायत मिल गई, तो उसने क्या किया, उसके पिताजी ने शिवे घर पे ही था, उसकी काफ़ी पिटाई कर डाली, काफ़ी धुनाई कर डाली। और उसकी पिटाई तो की ही, इतना ही नहीं, सबसे बड़ी बात कि जितने भी गॉड थे जो कई महीनों से कई वर्षों से उस पर कार्य किया हुआ था, कड़ी मेहनत की इन्होंने, शिवे ने की थी, उस सारे गॉड्स को एक हथौड़ा लेकर उसके पिताजी ने, शिवे के पिताजी ने सारे को तोड़ डाला, तहस नहस कर डाला। इसलिए मैंने नेक्स्ट पॉइंट लिखा है, ऑल द गॉड्स वेयर स्मैश्ड, ऑल द गॉड्स वेयर स्मैश्ड। स्मैश्ड का मतलब हुआ तहस नहस कर देना, तोड़ डालना। तो उसके पिताजी ने उस हथौड़ा से पूरे गॉड को तहस नहस कर दिया, तोड़ डाला। और ये सब देखकर उसको काफ़ी दुख पहुंचा, काफ़ी पीड़ा हुई इस बात से, क्योंकि वो कड़ी वर्षों की मेहनत थी, कई महीनों की मेहनत उस पर लगी थी उसे करने में, क्योंकि एक कलाकार को ही पता होता है कला की कीमत, और उसे चंद मिनटों में उसके पिताजी ने तहस नहस कर दिया। बेचारा चुपचाप औंधे गिरे हुए मन से और दुखी मन से, उदास टूटा हुआ मन से बिल्कुल बैठा हुआ था और सारा चुपचाप देख रहा था, असहाय की माफिक। तो उसकी तो मर्जी, कुछ चल नहीं रही थी, ना कुछ कर सकता था। तो वह देखता रहा अपने इस वर्षों की मेहनत को बर्बाद होते हुए अपनी नज़र के सामने उस चीज़ को देखता रहा। उसके पिताजी ने सारे गॉड को जो घर पे लटका हुआ था सब कुछ ने तहस नहस कर डाला। तो इस तरह से ऐसा लगा कि जैसे उसके सारे सपने चकनाचूर हो गए हों और काफ़ी दुखी हुआ वो। चलिए तो बच्चों, यहाँ तक का ये सफ़र था, यहाँ तक की कहानी का ये जर्नी है। अब हम लोग यहाँ थोड़ा सा विराम देते हैं इस चीज़ को। अब हम लोग चलते हैं यहाँ के बाद फिर वही वो जो गॉड था, जिस गॉड को शिक्षक ने जब्त करके, कन्फिस्केटेड गॉड जो मैंने लिखा भी है, द कन्फिस्केटेड गॉड, जो जब्त किया हुआ, कन्फिस्केटेड का मतलब हुआ जब्त किया हुआ, जो जब्त किया हुआ गॉड था, उस गॉड को किन्हें दे दिया था? तो आदेशपाल को दे दिया था शिक्षक ने। अब यहाँ से कहानी शुरू होती है और बड़े ही रोचक है यहाँ से, और बहुत ही मजा आएगा आपको। अब देखना है कि इस गॉड के साथ होता क्या है। तो चलिए, यहाँ जो कन्फिस्केटेड गॉड था जिससे आदेशपाल को दिया था उन्होंने शिक्षक ने, तो ऐसा होता है कि आदेशपाल को
किसी समय आर्थिक तंगी का सामना करना पड़ता है, उन्हें पैसे की कमी हो जाती है, अभाव में वह रहता है, तो उसने सोचा कि चलो इस गॉड को कहीं मार्केट में बेच दिया जाए, सुंदर दिखता है तो कुछ पैसे मिल जाएंगे, 2 पैसे मिल जाएंगे तो काम हो जाएगा। तो इस भावना से वह इस विचार से उस गॉड को लेता है अपने घर, जो लाया था वो, और वह उससे लेकर उस गॉड को, जब्त किए हुए गॉड को मार्केट लेके चला जाता है। और मार्केट में वह कहाँ पहुंचता है, इस बात को भी ध्यान रखना है, वह पहुंचता है क्यूरो शॉप के पास। यानी क्यूरो शॉप का मतलब होता है कलाकृति विक्रेता, कलाकृति की दुकान। और क्यूरो डीलर, क्यूरो डीलर भी मैंने लिखा है, क्यूरो डीलर का मतलब होता है कलाकृति विक्रेता। तो वह कलाकृति की दुकान पे उस गॉड को लेकर चला जाता है आदेशपाल, और उसे दिखाता है और उससे भावभट्टा करता है। तो कहा जाता है कि हीरा की कीमत जौहरी को ही पता होता है। तो उस कलाकृति विक्रेता ने, डीलर ने उसको देखा तो वह भाप गया, वह समझ गया, सारी बात उन्हें पसंद आ गया गॉड। तो उसने, कलाकृति विक्रेता ने उसे कहा मैं इसे 5 येन दूंगा, आदेशपाल को कहा 5 येन दूंगा। तो कलाकृति विक्रेता के मन को, मूड को, यानी उनकी मनोदशा को यह आदेशपाल भाप जाता है, क्योंकि यह काफ़ी खाक होता है। आदमी के मनोदशा को परखने की इनमें क्षमता होती है, शक्ति है इन्हें ये सब। तो आदमी की मनोदशा को, उसकी मनोदशा को उन्होंने परख लिया था कि नहीं, अगर मैं इसे बढ़ाऊं और भी कीमत बढ़ाऊं तो ये और भी बढ़ सकता है और भी पैसे ज़्यादा मिल सकते हैं। अतः उन्होंने वह टस से मस नहीं हुए, और आदेशपाल टस से मस नहीं हुआ उस समय, और फिर उन्होंने कहा इतना मैं नहीं दूंगा और इससे और भी कीमत बढ़ाइए आप। तो यही जीरा होती रही, तो फिर उसने तुरंत ही उसको 10 येन सेंड कर दिया, 10 येन मतलब जापान की मुद्रा को येन कहा जाता है। तो तुरंत ही 10 येन कह दिया। तो फिर भी मैंने जैसा क्या कहा कि उसकी मनोदशा को भांप लिया था उसने, आदेशपाल ने, तो फिर भी वह टस से मस नहीं हुआ, अडिग रहा उस बातों पे। कहा ठीक है इतना में मैं नहीं दूंगा, कुछ और बढ़ाइए तभी हो पाएगा, नहीं तो मैं अन्यत्र देखूंगा। तो इस वजह से तो फिर क्यूरो डीलर ने क्या किया, उसको तुरंत ही अचानक से फिर 50 येन कर दिया, यानी तुरंत ही 50 येन कर दिया। कितनी बड़ी रकम हो गई, यानी कि 5 से 10 और 10 से एक ही बार 50। तो काफ़ी बड़ी रकम हो गई आदेशपाल के लिए ये। आदेशपाल फिर उस पर सहमत हो गया और उससे पैसे को लिया, उससे क्यूरो डीलर से पैसे लिए उसने, और वह फिर घर आ गया। और घर जब आ गया तो किसी से चर्चा भी नहीं की, ना ही सिपाही से चर्चा की, ना ही टीचर से की, ना ही किसी अन्य व्यक्ति से इस बारे में चर्चा की कि मुझे इतने पैसे मिले नहीं मिले, क्या किया नहीं किया, कुछ भी नहीं। चलिए यहाँ तक तो बातें हो गई। अब देख लीजिए आगे की बात। अब उस गॉड का, जो जिस गॉड को क्यूरो डीलर ने खरीदा था, कलाकृति विक्रेता ने खरीदा था, उससे भी बड़ी कीमत मिलती है। मैंने जैसा कहा कि हीरा की कीमत जौहरी ही जानता है, वही बात है। वो समझ गया था कि इसकी कीमत मिल सकती है, इसलिए उसने उस पर दाव लगाया। और ऐसा ही हुआ, उस क्यूरो डीलर ने एक स्थानीय धनी संग्रहकर्ता को, याद रखना, एक वेल्दी लोकल कलेक्टर को, यानी स्थानीय धनी संग्रहकर्ता को उन्होंने 600 येन में बेचा। 50 येन की चीज को उन्होंने 600 येन में बेचा, बहुत बड़ी कीमत हो गई। तो इस तरह से क्यूरो डीलर ने, यानी कलाकृति विक्रेता ने स्थानीय संग्रहकर्ता के हाथों 600 येन में बेच दिया उसे, और अपने इस डीलिंग पर, अपने इस सौदे पे काफ़ी खुशी हुई इन्हें। तो ये थी यहाँ तक की कहानी कि कैसे एक सामान्य सी चीज, जिस पर एक कला देने से, एक रूप दे देने से उसकी कीमत कितनी बढ़ जाती है। तो वही है कि अगर इस चीज की, इस कला की कीमत अगर शिवई के पिताजी को पता होता तो वह मात्र बढ़ई की दुकान में
₹3 में काम करते थे, यानी 3 yen में काम करते थे। अगर ये पता होता इन्हें कि यह मेरा बेटा इतना बड़ा कलाकार है, अगर इस चीज़ के लिए वे प्रोत्साहित करते तो आज कितनी बड़ी बात होती इनके लिए, कितने इन्हें मदद मिलती इससे। तो यही चीज़ है, इसी चीज़ को लेखक ने बताने की कोशिश की है। एक मनोवैज्ञानिक पहलू है ये, और इसी मनोवैज्ञानिक पहलू की ओर लेखक ने इशारा भी किया है। अब शिवे का क्या हुआ, तो शिवे दूसरे काम में फिर लग गया। मैंने बता रहा हूँ यहाँ कि ही टेक्स्ट टू पेंटिंग पिक्चर्स। अब वे फिर कुछ दूसरा काम में लग गया, कुछ दूसरी तरह के कार्य करने लगा। तो चलिए दोस्तों इस कहानी की ये जो शॉर्ट स्टोरी है, इसकी मूल भावना यही है, मुख्य बिंदु और मूल भाव यही है, आशय यही है कि लेखक का कि कैसे बच्चों का दुनिया भर में या दुनिया में ऐसे बहुत सारे बच्चे हैं जिनकी प्रतिभा इसी तरह से खत्म हो जाती है, नष्ट हो जाती है, क्योंकि उनकी प्रतिभा का कदर नहीं होता है, उनकी प्रतिभा को कोई समझ नहीं पाता है, या उसकी प्रतिभा का कोई देख नहीं पाता है कि आखिर वो करना क्या चाहता है, उसकी रुचि क्या है, उसका मन किस में लगता है, किन कार्यों में लगता है। और अगर यह कार्य करेगा, अपनी मर्जी का, अपने चॉइस का कार्य करेगा, अपनी पसंद का कार्य करेगा, तो उन्हें ज़्यादा कामयाबी मिलेगी। ये किसी भी अभिभावक को नहीं पता होता है। क्योंकि एक और मैं एग्जांपल दूं कि अगर सचिन तेंदुलकर को सिर्फ पढ़ाई के लिए ही प्रेरित किया जाता तो आज क्रिकेट का भगवान वो कभी नहीं बनते, और न ही उनका उतना बड़ा नाम होता, न उतनी बड़ी कामयाबी होती, पढ़कर एक साधारण आदमी बन के रह जाते। लेकिन चूंकि वह क्रिकेट उनकी अपने रग रग में बसा हुआ था और उसमें मन लगता था, उनकी अपनी पसंद की चीज़ थी, और उन्होंने मेहनत की, किसी ने उसकी प्रतिभा को परखा और उस ओर उन्होंने प्रश्रय किया, उनको प्रोत्साहित किया, इनकरेज किया, और इस तरह से वे। तो यही चीज़ है कि हर गार्जियंस की, हर अभिभावक की ख्वाहिश होती है कि मेरा बच्चा डॉक्टर ही बने, इंजीनियर ही बने, पदाधिकारी ही बने। बस इन्हीं चीज़ों के बीच भले ही उसकी रुचि उसमें हो कि नहीं हो, बच्चों की को टैलेंट को ख़त्म कर देते हैं, प्रतिभा को छिन्न भिन्न कर देते हैं। वे नहीं चाहते हैं कि बच्चे लेखक बने, वे नहीं चाहते कि बच्चे संगीतज्ञ बने, वे नहीं चाहते कि बच्चे सिंगर बने, वे नहीं चाहते कि बच्चे खिलाड़ी भी बन सकते हैं और भी कुछ कर सकते हैं। तो यही चीज़ है, एक मनोवैज्ञानिक पहलू है जिसकी ओर बिल्कुल स्पष्ट रूप से और सरलता से शिगा नेयोया ने इसकी व्याख्या की है इस आर्टिस्ट स्टोरी में, लघु कथा में। तो चलिए दोस्तों, ये कहानी हो गई स्टोरी। मुझे उम्मीद है कि आपको ये स्टोरी बहुत पसंद आई होगी, और अगले वीडियो में हम इसके क्वेश्चन आंसर्स देखेंगे, यानी कि MCQ और शॉर्ट आंसर टाइप हम लोग देखेंगे। और आप लोग को इस तरह के हर एक लेसन का, फिर अगले लेसन में हम लोग पोइट्री में आएंगे, तो उसकी भी हम शुरुआत से देखेंगे, चर्चा करेंगे एक एक कर। तो आप लोग हर एक वीडियो का एंजॉय करो और अच्छे से देखो, और अपनी नोट भी तैयार करो इससे, क्योंकि आज इससे आपका सिलेबस कवर होगा। ये नहीं कि सिर्फ लेक्चर ही नहीं है कि मैंने सुन लिया हो गया। इससे आपको सजग रहने की, आपको एक स्व अनुशासन की जरूरत है, इसमें आत्मानुशासन की जरूरत है, और आपको सजग रहने की जरूरत है। तो चलिए हम अब इस चीज़ को फिर वाइंड अप करेंगे, लेकिन मैं उससे पहले एक बात मैं बता दूं कि इस चीज़ को, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो अपने दोस्तों में, और आप लोग बिल्कुल इससे निश्चिंत रहो कि आपके सिलेबस कैसे कवर होगा, नहीं कवर होगा, ये मुझ पर छोड़ दो। और हम लोग अब इसी प्लेटफॉर्म पर आएंगे, इसी तरीके पर आएंगे, और सारा सिलेबस भी कवर होता चला जाएगा। तो चलिए दोस्तों, let us talk here today, and thank you so much for watching this video lecture, and just work hard and we will meet in our forthcoming video. Till then, thank you so much once again.